आज धरने का 12वां दिन है और कल सविता राय की 13वीं होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। और हर उस अधिकारी की, द्रोणाचार्य की 13वीं होनी चाहिए जो दलितों के शिक्षा और उत्थान के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है, कुठाराघात कर रहा है। हर उस इंसान की 13वीं होनी चाहिए जो दलितों के रास्ते पे रोड़ा बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सविता राय की भी 13वीं होगी। अभी हम लोग जो नाहरपुर से भीम जन कल्याण समिति के हमारे पदाधिकारी, सदस्य और हमारी बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारी माताएं यहाँ पर डटी हुई है मजबूती से, मैं उनको जय भीम बोलता हूँ, आप सबको जय भीम बोलता हूँ। साथियों ने जिक्र जेएनयू का किया। जो भी संस्थान, जो भी विचार दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को मजबूती देता है, उसी के पीछे मनुवादी ताकतें पड़ जाती हैं। जो हमें ताकत देते हैं, पढ़ने का अवसर देते हैं, वो संस्थान इनके निशाने पर है। जेएनयू का जिक्र आया। मैं अपने विद्यार्थी दिनों से वहाँ जाता आता रहा हूँ, पढ़ने का वहाँ मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे आने जाने का, वहाँ के लोगों के बीच में रहने का, आंदोलन का मौका मिला। जेएनयू एक जज्बे का नाम है। देश भर में कहीं भी कॉलेज की फीस बढ़ती है, जेएनयू आंदोलन करता है। जेएनयू के विद्यार्थी पिटते हैं, जेएनयू के विद्यार्थी जेल जाते हैं, जेएनयू के विद्यार्थी बदनाम होते हैं। लेकिन देश में, पूरे देश में किसी भी संस्थान में गड़बड़ होती है, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जेएनयू सड़कों पे होता है। तो मैं लिखता हूं कि जेएनयू नाम है लड़ने का और जेएनयू नाम है पढ़ने का। आप इस दृष्टि से देखिए जेएनयू को कि गांव देहात में जो मजदूर हैं, गांव देहात में जो छोटा मोटा काम करते हैं, वो भी सपना देख सकते हैं अपने बच्चे को जेएनयू में पढ़ाने का। और वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड ये है, वो अपनी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय से ऊपर है। वहाँ से एक समय तक बसें भर भर के आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू के लिए निकलती थी। एक एक हॉस्टल से 30-30 आईएएस आईपीएस, और वो कौन होते थे? गरीब घरों के बच्चे होते थे। वो बच्चे अब शासन प्रशासन में आए हुए हैं और वो आगे अलग जगा रहे हैं कि पूरा समाज आगे बढ़े। इसलिए जेएनयू दुश्मन है। कम से कम फीस में, मेरे साथी बता देंगे, आज भी इतनी कम फीस है कि आपके बच्चे की जो नर्सरी की फीस है उससे भी कम फीस जेएनयू की है। इसलिए जेएनयू दुश्मन है, इसलिए जेएनयू दुश्मन है। और वहाँ से सवाल उठाने वाले बच्चे निकलते हैं, शासन प्रशासन से नहीं डरने वाले बच्चे निकलते हैं। जेएनयू हिम्मत देता है, जेएनयू ताकत देता है कि सत्ता कितनी भी मजबूत हो, सत्ता कितनी भी तगड़ी हो, उसको झुकाया जा सकता है संविधान को साथ लेकर। तो जेएनयू शुरू से एजुकेशन के साथ, संविधान के साथ, मानव अधिकारों के साथ खड़ा हुआ है। अब जो उसका विरोध करते हैं, उनकी समस्या क्या है? उनका सारा जीवन धार्मिक, पौराणिक, हिंदुत्ववादी ग्रंथों से चलता है, जहां स्त्री को सबसे नीचे दर्जे पर रखा जाता है, शूद्रों को सबसे नीचे रखा जाता है, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, औरतों को सती कर देने वाले प्रावधान हैं। आप बंगाल में चले जाइए, जब तक नव जागरण नहीं हुआ था, हालत ये थी कि एक एक आदमी 60-60, 70-70 शादियां किए रहता था, डायरी मेंटेन करता था कि भाई आज किस पत्नी के पास जाना, आज कहाँ पे पहुँचना है। ये हिंदुत्ववादी ग्रंथ इसकी इजाज़त देते थे, मनु स्मृति इसकी इजाज़त देती थी। दलितों पर अत्याचार करने के प्रावधान इनके धार्मिक ग्रंथ देते हैं। और इनके सारे अभियानों को, इनकी जो नीतियां हैं समाज को बांट के रखने की, इनको जो एक रोकने वाली ताकत है, फोर्स है, वो भारत का संविधान है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो उस दिन को समता दिवस भी कहते हैं, कि उस दिन के बाद जो पुराने प्रावधान थे, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज, वो सारे खत्म हो गए। उस दिन के बाद संविधान लागू हुआ
के उसकी नज़र में सभी समान है, क्या राजा, क्या रंग, क्या बड़ा, क्या छोटा, सभी संविधान के समान सामने बराबर है। परंतु बराबरी तो इनको चाहिए नहीं। बड़ा तो इसीलिए बड़ा है कि बहुत सारे लोग छोटे हैं, बड़ी जात इसलिए बड़ी जात है कि दूसरी जात छोटी है। जब छोटी कही जाने वाली जात, एक बात और ध्यान रखिए, एक बड़े मशहूर जो विद्वान हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब ये कोई दलित नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं कि इस देश की जाति व्यवस्था की सच्चाई ये है कि यहाँ नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी, मैं कह रहा हूँ समझी जाने वाली होती नहीं है, ना ऊंची होती है ना नीची होती है, केवल समझी और मानी जाती है। नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने आप को श्रेष्ठ ठहराने के लिए अपने से नीचे 2-4 जातियां ढूंढ लेती है। ये जाति व्यवस्था का सच है। इस सरकार ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला लेकर हर एक जाति के अंदर अहंकार का भाव भर दिया है और बाकी जातियों को दबाकर रखा जाए, जिससे कि तुम्हारा राजपाट, तुम्हारी सामाजिक वर्चस्व तुम्हारा बरकरार रहे, ये इस सरकार ने कर दिया है। अब से पहले हमें चंद्रशेखर आज़ाद और जो दूसरे हमारे क्रांतिकारी, हम केवल उनको क्रांतिकारी के तौर पे स्कूल में पढ़ते आए हैं, पूजते आए हैं, मगर इन्होंने बता दिया उनमें कौन तिवारी है, कौन शुक्ला है, कौन द्विवेदी है, कौन सिंह साहब है। इन्होंने जातिगत भाव इतना ज़्यादा सुलगा दिया है और उसके कारण जो भारत की सामाजिक एकता है, 6500 जातियाँ हैं, उनसे भी ज़्यादा जातियाँ हैं, वो खतरे में पड़ गई है। और एकता इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें अनेकता चाहिए। 2 शब्द होते हैं साथियों, एकता और एकरूपता। एकता होती है जब सारी चीज़ें अलग अलग हो, जैसे सभी उंगलियां अलग अलग है और मिलके मुट्ठी बनती है, वो एकता है। लेकिन सभी उंगलियों को एक जैसा कर दिया जाए, वो एकरूपता है। तो वो एकता नहीं है अपने आप में। एकता तो डिफरेंस को लेके चलता है, जाति की, धर्म की, लैंगिकता की, स्त्री पुरुष है, रंग है, नस्ल है, संस्कृति है, भाषा है, पता नहीं कितने क्षेत्र हैं, उन भौगोलिकताओं को लेकर चलने वाली जो बात है वो एकता है। लेकिन सबको एक जैसा बना दिया जाए, सभी को एक जैसा कर दिया जाए, वो एकरूपता है। और उसको ये लोग समरसता कहकर समाज में फैला रहे हैं। आरएसएस वाले लोग समरूपता कह देते हैं और बड़ा गोलमोल अर्थ निकालते हैं। आज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं है कि दलित, पिछड़े, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, शिक्षक बनकर बैठे हैं। और इसका कारण है क्योंकि इस देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए। एक तो आप साम्राज्यवाद वो देखते हैं कि अंग्रेजों के समय भारत का जो धन है विदेश चला जाया करता था। एक बड़े अच्छे इतिहास साहित्यकार हमारे हुए हैं, जो हमारे हिंदी के या साहित्यिक विद्यार्थी हैं, वो समझे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत कम जिए, 1850 में जन्म है, 1885 में मृत्यु है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि अंग्रेज राज सजे सुख भारी, पै धन विदेश चले जाए अति ख्वारी। कि अंग्रेज राज यूं तो बड़ा अच्छा है, रेलें चला दी, टेलीफोन लगा दिए, सड़कें बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, आज भी नहीं गिरी है। अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग आज तक गिरी नहीं है। और इनके पुल, इनकी सड़कें 2-4 दिन में ही टैं बोल जाती है। जब ये पद पे नहीं रहेंगे तो इनके घोटाले पता लगेंगे कि भारतीय इतिहास के कितने बड़े घोटाले इन लोगों ने किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और निर्माण के क्षेत्र में। तो भारतेंदु कह रहे कि अंग्रेज राज सजे सुख भारी, पै धन विदेश चले जाए अति ख्वारी। यूं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा धन विदेश चला जा रहा है। ये अखरने वाली, चुभने वाली बात है। अब वो तो था साम्राज्यवाद का वो दौर के भारत का धन विदेश में जा रहा है। अब एक नया दौर है। अब ये जो उपनिवेशवाद है, ये विदेश का नहीं रह गया, ये देश के अंदर है, ये देश के अंदर है। और उस चीज़ को हम भुगत रहे हैं कि जहाँ जहाँ दलितों की ग्राम सभा की ज़मीन है, ये अपने जज और अपने पुलिस अधिकारी और अपने डीडीए के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके उन ज़मीनों को हड़प रहे हैं। लोगों को उलझा दो, जैसे हमारे आंदोलन में 20 लोग गिरफ्तार हुए। ये सभी महिलाएं जो बैठी है, इनको पूरी रात पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पूरे बाहरी दिल्ली क्षेत्र में घुमाते रहे हैं और हमारे घरों पे कर्फ्यू लगा दिया गया। अब जिस समाज में पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, जिस समाज के पास अपने अधिकारी नहीं है, जिस समाज के पास अपने नेता नहीं है और जिस समाज के पास अपने पूंजीपति नहीं है, उस समाज को तो मुकदमे में फंसा दो, गिरफ्तार करो, पीटो, कूटो,
कहाँ मार के बाद पुकार है, भागते रहो। ये सब जगह ऐसा कर रहे हैं। अब देश भर में जो संसाधन है, ज़मीन है, जंगल है, नदियां हैं, ये उनका दोहन कर रहे हैं। और जो इनके व्यापारी हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, बम्बई में, कलकत्ता में अच्छी जगह बैठे हैं, सेफ प्लेस पे बैठे हैं, उनको सारा पैसा जा रहा है। जिंदल स्टील झारखंड को खोद रही है, अडानी मध्य प्रदेश को खोद रहा है, और ये देश का धन इन पूंजीपतियों के पास जा रहा है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, विदेश में रहने की सुविधा है। और इसी में हमारी एजुकेशन भी आती है। एजुकेशन को इतना ख़राब कर दो कि लोग प्राइवेट की तरफ जाए, और जो लोगों का धन है वो प्राइवेट में जाए और इनके पास चला जाए। और हमारा धन इन दो रूपों में इनके पास जाता है, एक तो एजुकेशन, फिर हेल्थ, और इसके बाद एक बड़ा आता है धार्मिक कर्मकांड, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो हमारा जो धन है, कमाई है, वो इनके पास जा रही है और हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारी समझ से बाहर है वो चीज़, वो, लेकिन हमारे समाज को वो बातें समझनी पड़ेंगी। जिस तरह से इनकी नीतियाँ चल रही हैं, सरकारी संस्थान ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, और इसमें जो विरोध में आ रहा है उनको, जैसे डॉक्टर रीतू के साथ, उनको किसी न किसी मुकदमे में, मामले में फंसा के बाहर कर दिया जाए। बोलने वाले ना रहे, कहने वाले नहीं रहे। ये इनकी नीतियां हैं। मेरे कॉलेज में मेरे साथ भी हुआ था सन 2012 में, और 8 महीने मेरी सैलरी बंद कर दी गई। अब हमारे स्रोत तो तनख्वाहें हैं बड़ी, हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, बड़े ज़्यादा बंदोबस्त नहीं है, तो 8 महीने सैलरी बंद रही। मजबूती से लड़े। उस वक्त एससी कमीशन में थोड़े मजबूत किस्म के लोग थे, उन्होंने प्रिंसिपल को बुला के बाकायदा कि भाई आपके ऊपर FIR हो जाएगी, या तो सैलरी रिलीज़ करो। और वो लोग सब पे FIR हुई, सब लोगों ने जमानत उनको लेनी पड़ी, मेरी तनख्वाह भी देनी पड़ी और माफ़ी भी मांगनी पड़ी मुझसे। ये एससी कमीशन की और संविधान की ताकत थी। अब इन्होंने बड़ी समझदारी क्या की है, सभी पदों पर अपने लोग बिठा दिया। अगर दलित भाई भी बैठा है ना, तो वो इन्हीं का है, वो इन्हीं का है। क्या आपको नहीं लगता यहाँ टीचर नहीं है? यहाँ कई हज़ार शिक्षक हैं हमारे, यहाँ पदों पे हमारे बहुत लोग हैं, लेकिन वो अपना बचाव करते रहते हैं फुल टाइम। वो ना बैक साइड से सपोर्ट करते हैं, ना सामने आते हैं। हम तो ये समझ लीजिए जितने लोग यहाँ पे आसपास मौजूद हैं, उनका 100वां हिस्सा भी नहीं है। इतनी संख्या भारी है लोगों की। रिटायरमेंट के बाद आ जाएंगे, और वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत मुश्किल है। इस पे अलग से बात। दिक्कत क्या है कि सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं। कल किसी से बात कर रहा था, तो वो आंदोलन में ही कमी निकालने लगे। हमारे लिए उठ के ना चलना पड़े, इसलिए पहले हमारे अंदर कमी निकाली जाए कि भाई ये इस कमी से बैठे हैं। उस कमी को हम सुधारेंगे जो भी हमारे अंदर है, लेकिन आके एकजुटता तो दिखाओ। कल को आपका भी नंबर आएगा, नंबर सभी का आएगा। और ये सरकार आगे इतनी सख्त, इतनी क्रूर होने जा रही है, आप ये मेरी बात ध्यान रखो। मैं लिखता हूँ, और जो लिखने वाला है वो आगे देखता है। 4 साल पहले ये स्थिति लिखी जा चुकी है कि आगे गिरफ्तारियां बढ़ाएंगे, घरों से पकड़ के बंद करेंगे, जो बोलेगा उस पर, क्योंकि इनके बाप का कुछ नहीं जा रहा है। एक आदेश देना है कि अरेस्ट करो, जेल में डालो। उसके बाद उस व्यक्ति की जो है भागदौड़ बढ़ेगी, वो वकील भी करेगा, वो चक्कर भी काटेगा, पैसे भी। इन्होंने तो आदेश दे दिया, कह दिया, बस। इनका कुछ नहीं, संसाधन देश का ही लग रहा है। जो पुलिस है, जुडिशरी है, वो सब देश की है, जनता की है, वो उसी पे लग रहा है। इनका कुछ नहीं जा रहा है। ये और सख्ती बरतेंगे आने वाले दिनों में, और ज़्यादा ऐसा करने वाले हैं। पहले क्या होता था, जब हम भूख हड़ताल करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कहीं बैठते थे अनशन पे, तो जो गांधीवादी नीति है कि दूसरे के दिल पे प्रभाव पड़ता था कि बच्चा भूखा बैठा है, लड़की भूखी बैठी है, 12 दिन से यहाँ सड़क पे बैठी है, औरतें बैठी है, गांव से लोग आए हुए हैं, दिल पसीजता था। मगर ये लोग कौन हैं? क्यों नहीं पसीजता? ये लोग वो हैं जो लिस्ट दे के अपने गुंडों को भेजते हैं कि ये घर जलाना है, यहाँ रेप करना है, यहाँ पे ये करना है। ये लिस्ट दे के भेजने वाले लोग हैं। आपको लगता है आपकी भूख हड़ताल से या आपके बैठने से इनका मन पसीजेगा? नहीं, हार्टलेस लोग हैं ये। लेकिन हमें एक कमाई होगी इस बात से, समाज जागेगा, आगे आवाज़ उठाने वाले और आएंगे, और ये पता लगेगा कि हम जिंदा हैं। अपना जिंदा रहने का सबूत है यह आंदोलन, और अपने जीवन को मायने देने का। वरना तो कहा जाता है जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, BA किए, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। हर 30-31 तारीख को लोग रिटायर हो रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं।
पूरी ज़िंदगी अपना बचाव करते हुए किसी तरह बच्चों को सेट वेट करके और अपना दुनिया से निकल जाने का तरीका है। ज़िंदगी में शेख का कारे नुमाया कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए, ख़त्म। समाज के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और आने वाले समाज के लिए, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए इतनी ख़राब दुनिया छोड़कर जाएंगे कि आपको अपने बच्चे का मरने के बाद भी चिंता रहेगी, पता नहीं सेफ है कि नहीं सेफ है? या फिर आंदोलन करके इतना मजबूत पीढ़ी तैयार करके जाएंगे कि वो आंख में आंख डाल के बात कर सके, अन्याय का विरोध कर सके, इतनी मजबूत पीढ़ी तैयार करके जाएंगे? क्या करेंगे? ये हमारे आगे एक बड़ा सवाल है। जो बात मैं धन के जाने की बात कर रहा था, हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम इनके धार्मिक कर्मकांडों में, वार त्योहार में इतने जकड़े हुए हैं कि हमारी बड़ी पूंजी जा रही है। अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली के बाद तक इनके हज़ारों त्यौहार हैं। अगर मनाने लगोगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म हो जाएगा, थकोगे नहीं। मैंने एक कहानी लिखी थी, वो छपी थी। कहानी का नाम था धनतेरस। थोड़ा सा उसका बता दूँ। कहानी का नाम था धनतेरस, जो दिवाली के आसपास मनाई जाती है। उस कहानी में हरियाणा से एक दलित जो नौकरी लगता है, दिल्ली में आता है, सरकारी फ्लैट में रहता है अपने बच्चों को लेकर, और वो एकदम इतने ताव में आ जाता है कि वो सारे त्यौहार मनाने लगता है। दशहरे के सारे मेले देखता है, उसके बाद सारे व्रत पूजा करता है। उसकी जो तनख्वाह है वो सारी उसमें चली जाती है, और धनतेरस तक तो हालत ये होती है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और बच्चों को कहाँ लेके जाए? लेके सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। पैसा है नहीं, जितना पैसा था वो त्यौहार में उड़ा दिए, खाने पीने में उड़ा दिए, ख़रीदारी में उड़ा दिए। ऑफ़र मिल रहे थे, तरह तरह की चीज़ें खरीद ली। और जिस दिन वो अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में है, अगले दिन वो बच्चों के लिए खिचड़ी लेकर जाता है, तो देखता है कि जिस मार्केट में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे लाला जी एक बढ़िया कार, अच्छी कार खड़ी है नई, और उस पर पंडित जी से स्वास्तिक बनवा के तिलक करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा दे रहे हैं। तो वो जानता था लाला उसको। कहा, लाला जी नमस्कार नमस्कार, भाई प्रसाद लेके जा, तेरे भतीजे ने कार खरीदी है। वो पूछता, कार कैसे? बोला, धनतेरस थी ना, अच्छा गया हमारा त्यौहार, धनतेरस थी, उस पर हमने कार खरीदी है। अब वो हैरान है कि मेरे और मेरे जैसे लोगों के पैसे से कार आ गई और हम बेकार हो गए हैं। तो कह रहा, भाई धनतेरस थी। तब वो कहता कि लाला जी ये धनतेरस ना थी, यो धनतेरस है, धनतेरस ना से धनतेरस है, हम तो बेवकूफ़ हैं। ये है, लगा दो पैसा, लगा दो। तो हमारा धन वहाँ पे जा रहा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा बात, क्यों जा रहा है? डर के मारे जा रहा है। हमें लगता है जितनी कहानियाँ ये लोग सुनाते हैं, वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की, ये सच है, लगता है ये सच है। ये सारी कहानियाँ बैठ के लिखी गई हैं, इनके पास कोई इतिहास नहीं है। आज हम जब खुदाई करते हैं, इतिहासकार खुदाई करते हैं, 40 करोड़ साल पुराना डायनासोर है, उसका अंडा भी मिल रहा है, उसकी हड्डी भी मिल रही है। 2 लाख साल पहले कोई मनुष्य था, उसकी खोपड़ी मिल रही है। ये राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा वगैरह, इनका कुछ नहीं मिलता। कहाँ है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैठ के बड़े मज़े से जनता को मूर्ख बनाने के लिए लिखी गई है और एक डर पैदा किया गया है जनता के अंदर। हमारे गांव नाहरपुर में संतोषी माता मंदिर बना हुआ है, आज तक बना हुआ है। संतोषी माता का कहीं किसी वेद पुराण में जिक्र नहीं है, नाम नहीं है। 1980 के आसपास राजश्री की फिल्म आई थी, जय संतोषी माँ, उससे पहले कोई नहीं जानता था, और उसके बाद देश भर में मंदिर बन गए। अब उस मंदिर को भी और संतोषी माता को लोग सच मानते हैं और अपना धनवा देते रहते हैं। ये इन सब की कहानियाँ हैं। इन लोगों को इतिहासकारों से डर लगता है, जो इतिहास पे बात करता है। जितने मंदिर हैं प्राचीन हैं, जितनी कहानियाँ हैं तो बहुत समय पहले की बात है, लेकिन उसमें समय नहीं है। आप बताइए कितने साल पुरानी बात है? 6000 साल, 8000 साल, 10,000 साल, कितनी? इनकी सारी कहानियाँ 2,500 से 3,000 साल पुरानी हैं, क्योंकि उस दौरान लिखा गया है जब भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, और यहाँ के जो मूल निवासी है उनके ऊपर ये बाहर से यूरेशिया के जो लोग आए हैं और उनके साथ जो झगड़े हुए, उनके साथ जो लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद समाज को जातियों में बांटा गया। वो अपने आप में श्रेष्ठ बन गए और ऐसे ऐसे प्रावधान कर लिए गए।
जो बचकर भाग गए जंगलों में आदिवासी कहलाए, जो गांव में दास बना लिए गए वो शूद्र कहलाए, उनसे सेवा और काम लिया गया। और ये जितनी कहानियाँ रची गई है उस दौरान रची गई, वरना 6-8 हज़ार साल पुराने से कोई इनके पास कुछ नहीं है, जबकि हमें कई करोड़ साल पुराने जीव जंतुओं के भी शैवाल वगैरह हमें मिल जाता है। हाँ, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इतिहास की चिंता इनको कब हुई? जब बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर और आगे आकर पैगंबर मोहम्मद साहब और इस तरह के जो हाड़ मास के हमारी तरह बायोलॉजिकल इंसान हुए, उन्होंने बड़े काम किए और उनका नाम आया ईश्वर के तौर पर, तब इनको आवश्यकता महसूस हुई कि हम भी अपनी जो पुराण कथाएं इन्होंने रच रखी है इसके लिए इतिहास खोजें। लेकिन ना इनके पास वो इतिहास है, ना उसके कोई प्रमाण है, केवल समाज में भय और डर है। और अब इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में सब जगह वो चीज़ें भर दी है। आज यहाँ जो भी कार्यक्रम शुरू होते हैं इनके मंत्रोच्चार से होते हैं, श्लोक से होते हैं, जबकि हम इस तरफ बढ़े थे कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, संविधान की प्रस्तावना पे बात होगी, बच्चों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये उसी वैदिक पौराणिक सोसाइटी की तरफ सबको लेकर जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? समाज का एक बड़ा हिस्सा बेकार होकर बैठ जाएगा और वो अपने अधिकारों के प्रति पहले की तरह शांत हो जाएगा। बहरहाल हम जो इस आंदोलन पे बैठे हैं, बहुत सारे विचार लेकर बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर बैठे हैं। हमारा मूल मुद्दा इस समय डॉक्टर रितु हैं और डॉक्टर रितु की नौकरी के साथ साथ, हम कहते हैं नौकरी भी चाहिए, नौकरी के साथ साथ वो मान सम्मान भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें आने वाले जो बच्चे हैं उनके सामने ऐसी मिसाल कायम करनी है, ऐसी मिसाल कायम करनी है कि कोई शासन प्रशासन के दबाव में ना आए, और ये जो गुरु यहाँ पे बैठे द्रोणाचार्य अंगूठा काट लेने वाले, उनको 10 दफ़ा सोचना पड़े, वो हमारे बच्चों से डरे। हम चाहते हैं उनमें डर कायम हो, संविधान का डर कायम हो, हमारे बच्चों का डर कायम हो। अन्यथा ये संस्थानागत ऐसे ही हत्याएं और ऐसे अत्याचार करते रहेंगे। आपको आवश्यकता है, यदि आप अपने जीवन से खुश हैं तो अपने आने वाले जो समय के बच्चे हैं, अपनी नस्लें, उनकी चिंता कीजिए और उस चिंता में हमारी चिंता शामिल कीजिए, उसमें शामिल होइए। मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूं इस आंदोलन का हिस्सा बने, और जो जिस रूप में मदद कर सकता है, जिस रूप में शामिल हो सकता है, वो शामिल हों। जय भीम।